आज हमारे साथ हैं इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल एसोसिएशन के चेयरमैन डॉक्टर शैलेंद्र सरोज। नमस्कार सर, वॉइस एंड विजन के मंच पर आपका स्वागत है। नमस्कार निधि जी। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आपका जो ये एसोसिएशन है इसका मेन उद्देश्य क्या है और ये कब से चल रहा है? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने चैनल पे बनाने के लिए। आपने पूछा, पहला सवाल पूछा है कि उद्देश्य क्या है। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है इंडस्ट्री और गवर्नमेंट के बीच में सामंजस्य को स्थापित करना। प्रॉब्लम सारी थी, एक नई इंडस्ट्री है, ऑटोमोटिव जो इंडस्ट्री है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल एक नई इंडस्ट्री है, और इसमें जो सबसे बड़े चैलेंजेस आ रहे थे कि इंडस्ट्री नई थी और लोगों की बहुत सारी समस्याएं थी जो सरकार को नहीं पता थी, और बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट की पॉलिसी और नीतियां थी जो लोगों को और इंडस्ट्री को नहीं पता थी। उसको पूरा करने के लिए, वो जो गैप था उसको फिलफिल करने के लिए आईफीवा, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल एसोसिएशन, एक ब्रिज का काम करता है। हमारा मेन उद्देश्य ये है। और आपका ये एसोसिएशन कब से चल रहा है सर? 2019 में हमने इसे रजिस्ट्रेशन कराया, और ड्यू टू द कोविड 19 और 20 में हम ज़्यादा इसमें काम नहीं कर पाए, लेकिन 2021 से हमारी टीम आफ्टर द कोविड बहुत एक्टिवली हमने इसमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंडस्ट्री के लिए काम किया है। और जो भी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम थी उसको कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न मिनिस्ट्री की थी, इंडस्ट्री को हर तरह की प्रॉब्लम से रिजॉल्व करना, उनको सोल्यूशन देना, और उसके लिए काम किया हमने। पिछले गत 4 सालों में हमने बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस, बहुत सारे एग्जीबिशन पैन इंडिया लेवल अगर बात करें तो बैंगलोर में, हैदराबाद में, मुंबई में, पुणे में, गोवा में हमने बहुत सारे रोड शोज किए, वर्कशॉप किया है, और लोगों को अवेयर करने के लिए ईवी, क्योंकि एक नई इंडस्ट्री थी ईवी, और लोगों का विश्वास, एक डर था उनको कि जो है इसमें पेट्रोल डीजल की व्हीकल तो बहुत सालों से, सैकड़ों सालों से लोग यूज़ कर रहे थे। इवन जब अंग्रेज थे उस समय से भी ये व्हीकल थे, उस समय भी हमारे पास। बट एक नई इंडस्ट्री में लोगों को विश्वास दिलाने के लिए, उनके अंदर जो डर था उसको दूर करने के लिए हमने पिछले 4 सालों में हमने बहुत काम किए। पूरे भारतवर्ष में हमारी टीम ने बहुत सारे काम किए। सर, आज के दौर में पेट्रोल और डीजल के जो व्हीकल्स हैं उनमें काफ़ी गिरावट आई है और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स काफ़ी बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों है? क्या ये रेवोल्यूशन एक पॉजिटिव साइन है? देखिए, ये अच्छी बात है। आपने कहा जो सेल की गिरावट है ना पेट्रोल और डीजल में, उसकी गिरावट का, उसका कम होना उसकी सेल को, ये अच्छा संकेत है। रीज़न क्या है? ये जो पेट्रोल और डीजल के व्हीकल होते हैं ये पोल्यूशन, आपको पता है कि पोल्यूशन करते हैं, और देश में जो 44% पोल्यूशन है वो व्हीकल के धुएं की वजह से। पर सर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो कितने इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हैं? अब देखिए, इलेक्ट्रिकल व्हीकल सीधी सी बात है, उसमें फ्यूल नहीं होता, उसमें पेट्रोल नहीं होता, उसमें डीजल नहीं। डीजल व्हीकल ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं, पेट्रोल उससे थोड़ा कम करते हैं, और सीएनजी भी कहीं ना कहीं पोल्यूशन करता है। और इलेक्ट्रिकल व्हीकल में बैटरी लगी होती है, जैसे सबको पता है मोटर और बैटरी है, तो उसमें कहीं से कहीं किसी भी तरीके, किसी भी एंगल से उसमें पोल्यूशन का कोई होने का वो नहीं है, इसमें चांस। ओके सर, अभी भी अगर देखा जाए पेट्रोल डीजल के जो व्हीकल्स हैं और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो हैं, इनके प्राइस रेंज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉकेट फ्रेंडली नहीं है, स्पेशली फॉर मिडिल क्लास पीपल। तो इसके लिए आपका एसोसिएशन क्या कर रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रहा है? देखिए, बिल्कुल सही सवाल है ये, और ये जेन्युइन सवाल है ये, और लोगों की समस्याएं और इसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स और कंप्लेन हमारे पास भी आती रहती है। उसका रीज़न है कि आपने सुना होगा सप्लाई एंड डिमांड। जैसे जैसे मार्केट में डिमांड बढ़ती है, मैन्युफैक्चर जो होता है उसी हिसाब से उसका प्रोडक्शन करता है। अब जब किसी चीज़ का प्रोडक्शन कम होगा ना, तो उसकी कीमत मार्केट में ज़्यादा रहती है। तो जब उसका प्रोडक्शन, जब डिमांड बढ़ने लगेगी, और मैन्युफैक्चर, जैसे डिमांड धीरे धीरे आप देख रहे हैं कई सालों में धीरे धीरे बढ़ रही है। पहले पूरे दिल्ली की बात करें तो मुश्किल से 100 इलेक्ट्रिकल व्हीकल का घूमते हो। आज मैं देख रहा हूँ, मैं कल गुड़गांव से आया हूँ, मेरे साथ गुड़गांव में मुझे ऐसा लग रहा है कि हर 20वां-30वां व्हीकल ईवी दिख रहा है मुझे। कभी मुझे हुंडई की गाड़ियाँ दिख रही हैं, कभी मुझे टाटा नेक्सॉन दिख रही है, कभी BYD दिख रही है। तो धीरे धीरे बढ़ रही है। तो उसी हिसाब से क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। जब ये कोई चीज बल्क में बनती है ना, आपने सुना होगा बल्क में बनती है। अभी पानी की बोतल है 20 रुपए की, यही बोतल लाखों करोड़ों की डिमांड है इसकी, पानी की बोतल की। लेकिन अगर ये बोतल की डिमांड अगर मान लीजिए हजारों में होने लगेगी, तो क्या 20 रुपए में बोतल मिलेगी? नहीं मिलेगी। फिर इसकी कीमत बढ़ेगी, 100 रुपए हो जाएगी। तो जैसे डिमांड बढ़ रही है, मैन्युफैक्चर जब बल्क में चीजों को बनाएगा तो उसकी कॉस्ट रिड्यूस होगी। एक और कारण है, एक बहुत बड़ा कारण है, रेट का बढ़ने का एक बहुत बड़ा रीजन है। जो इसके अंदर एक मेजर कंपोनेंट पार्ट है, दैट इज बैटरी। तो बैटरी क्या होती है, जो सेल है, लिथियम सेल की बैटरी बनती है, और लिथियम सेल जो है वो इंडिया में लिथियम नहीं पाया जाता। उसके लिए हमें दूसरी कंट्रीज पे डिपेंड रहना पड़ता है, चाइना, कोरिया और जापान कंट्री के ऊपर।
तो ये लिथियम बाहर से इंपोर्ट होके आता है, उसकी वजह से उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये सब लगने के बाद उसकी कॉस्ट और बढ़ जाती है। और जब कोई चीज़ डेफिनेटली आप जानते हैं कि कोई चीज़ जब इंपोर्ट होके आ रही है और उसके बहुत सारे टैक्सेस लग रहे हैं तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। और जो व्हीकल के अंदर जो मेजर पार्ट है, मैं बात करूँ तो 40-50% ऑफ द व्हीकल कॉस्ट वो जो है सिर्फ और सिर्फ बैटरी की कॉस्ट का है। इसके लिए हमने सरकार को बहुत सारे लेटर लिखे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री को, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट को, और जो एक्सपोर्ट मिनिस्ट्री है, फिनांस मिनिस्ट्री, उसको बहुत सारे लिखेंगे कि उसको जो टैक्सेस हैं उसको कम किया जाए। सरकार से, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं पूरी सरकार से ये अपील करता हूं कि इसके टैक्सेस को कम किया जाए, क्योंकि ये एक बहुत ही मेजर कंपोनेंट पार्ट है ईवी के सेल के ऊपर। इंपोर्ट ड्यूटी और जो कस्टम ड्यूटी है, इंपोर्ट ड्यूटी है, और फ्रेट, उसको भी रिड्यूस किया जाए, टैक्सेस को कम किया जाए, सो दैट कि जब वो कंपोनेंट कम होगा ऑटोमेटिकली व्हीकल की कॉस्ट कम होगी। इसके लिए हमारी संस्था लगातार काम कर रही है और बहुत ही जल्द आपको ऐसा मिलेगा कि इनकी प्राइसेस दिखने लगेगा आपको कम हो रही है। सर, तो टैक्सेस वगैरह तो आप कम करा देंगे क्योंकि हम इंपोर्ट कर रहे हैं, बट क्या वो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में नहीं हो सकती है? अभी लिमिटेशन है, क्योंकि लिथियम जो है ना, लिथियम जो बैटरी का एक मेजर कंपोनेंट है वो भारत में नहीं पाया जाता। बट भारत में अभी पिछले 2 साल पहले जम्मू और कश्मीर में लिथियम को देखा गया है, लिथियम को सोर्स पाया गया है, उड़ीसा में लिथियम पाया गया और साउथ में भी 1-2 जगह पर लिथियम पाया गया। बट उसको उस पहाड़ी एरिया से उसको माइनिंग करना, उसको निकालना, इट्स कम्प्लीटली ह्यूज टास्क। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी टेंडर पब्लिश कर दिए हैं और कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज के पीछे लग चुकी है। अब देखते हैं वहाँ लिथियम पाया कितना जा रहा है, कितने परसेंटेज ऑफ लिथियम है। और अगर लिथियम वाकई में हमारे देश में मिल जाता है तो इससे एक बड़ी खुशखबरी भारतीयों के लिए कोई नहीं होगी, क्योंकि अपने पास खुद का लिथियम होगा तो हमारी बैटरी की कॉस्ट, कार की कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी। सर, अगर कोई इंसान लॉन्ग ड्राइव या लॉन्ग रूट पे जा रहा है इलेक्ट्रिकल व्हीकल से, तो हमें ऑन रूट सीएनजी पंप्स, पेट्रोल पंप्स मिल जाते हैं, पर हर जगह इलेक्ट्रिकल व्हीकल को चार्ज करने की चार्जिंग स्टेशंस नहीं होते हैं। तो इसके लिए आपका एसोसिएशन और गवर्नमेंट कुछ वर्क कर रहे हैं इसके ऊपर? ये जो आपका सवाल है यही देश की करोड़ों जनता का सवाल है, क्योंकि जनता को यही नहीं पता कि चार्जर लग चुके हैं और चार्जर हजारों आपको क्योंकि क्यों नहीं दिखते, ये उसका रीजन पता है क्या है? उसका रीजन ये है कि ना, ये पेट्रोल पंप की तरह बड़े नहीं होते हैं। अच्छा। पेट्रोल पंप जैसे सड़कों पे बहुत बड़े एरिया में लगा होता है, वहाँ पे 200 गज के अंदर, 500 गज के अंदर पंप होता है और बड़ा सा लिखा होता है इंडियन ऑयल, तो लोग दिख जाता है। लेकिन इलेक्ट्रिक जो चार्जर होता है वो छोटा सा होता है। वो लोग आपके लिए उसको क्या है, जैसे ही आप गाड़ी लेते हैं ना तो आपको वो कंपनी बता देगी ये चार्जर लोड करने के, ऐप लोड करने के लिए इसके ऊपर, और जैसे ही ऐप खोलेंगे और आप जैसे डालेंगे वो आपकी नियरेस्ट में दिखा देगा, तब आपको पता लगेगा कि यार मेरे नियर में तो यहाँ पे 200 चार्जर लगे हैं, 100 चार्जर लगे। दिल्ली के अंदर लगभग 2500 चार्जर लग चुके हैं, लेकिन आम जनता को नहीं पता कि वो छोटे होते। उसके लिए आपको ऐप पे लोड करके उसको देखना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि पूरे भारत में जो चार्जर की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और लगभग पूरे इंडिया में 25,000 से ज्यादा चार्जर लग चुके हैं और हाईवेज के टेंडर ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं, लग चुके हैं। जब आप किसी रेस्टोरेंट के पास देखेंगे, किसी पेट्रोल पंप पे भी आजकल चार्जर को लगाया जा रहा है, टाई अप हो गया है इंडियन ऑयल और बीपीसीएल का, सो दैट कि वहां भी आपको दिखेंगे। और होटल, रेस्टोरेंट, हर जगह पे चार्जर दिख जाएगा। तो ऐप जैसे ही आप खोलेंगे ना, आपको हजारों चार्जर दिख जाएंगे। प्लग एंड शेयर, बता दूं लोगों दोस्तों, प्लग एंड शेयर एक ऐसा ऐप है जिसको अपलोड करके भारत में हर कंपनी के चार्जर वहां पे देख सकते हैं। तो सर, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स घर में भी चार्ज हो सकते हैं? ऐसा कोई पर्टिकुलर चार्जर आता है क्या इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का? जी, जब आप गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी के साथ एक स्टैंडर्ड चार्जर जो है दिया जाता है, जो कि जिसको बोलते हैं एसी चार्जर। वो स्लो चार्जर होता है। तो जो भी घर है, घर में आप लगा सकते हैं। शाम को आइए, अपनी गाड़ी को लगा दीजिए, तो वो ओवरनाइट जो है 12 घंटे में पूरी गाड़ी आपको चार्ज कर देगा। लाइक ई रिक्शा एंड ऑल। ई रिक्शा भी वैसे ही चार्ज होता है, बिल्कुल। बट अगर आप बाहर जा रहे हैं तो जो बड़े चार्जर आपने देखे होंगे लगे, तो उसको बोलते हैं डीसी फास्ट चार्जर। वो 1 घंटे में आपकी गाड़ी को कर देता है, फुल चार्ज कर देता है। और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इस पे भी काम कर रही हैं कि इसकी जो चार्जिंग की कैपेसिटी को और बढ़ाया जाए। मतलब ये आने वाले समय में मैं एश्योरेंस देता हूँ कि 40 से 45 सेकंड में गाड़ी आपकी फुल चार्ज हो जाएगी। सर, आपने जैसे बताया कि आप इंडस्ट्री के प्रॉब्लम गवर्नमेंट तक ले जाते हैं, तो ऐसे क्या प्रॉब्लम मैन्युफैक्चरर्स और कस्टमर्स फेस कर रहे हैं? देखिए, अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स और अलग अलग इंडस्ट्री के अलग अलग प्रॉब्लम्स है। ई रिक्शा की अलग प्रॉब्लम्स है, 2 व्हीलर की अलग है, 3 व्हीलर की अलग है, 4 व्हीलर्स की अलग है। सो जैसे कि एक कॉमन प्रॉब्लम होती है कि जहाँ पे वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वहाँ पर क्या क्या कंप्लायंसेस हैं, उसको फिलफिल करना। मीन्स मतलब इतना आपके पास मान लो कि वहाँ पर वर्कर्स हैं, तो अब वर्कर्स के लिए एटमॉस्फेयर कैसा होना चाहिए। उसके बाद उनको फिनांस की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, फिनांस की आती है। तो उनको लोन जो है वो
जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसके तहत लोन कम रेट पे मिल जाए, सो दैट कि उनको ब्याज कम देना पड़े उसके ऊपर। ये एक बड़ी प्रॉब्लम। दूसरा, जो कुछ कंपोनेंट है जैसे कि मोटर्स हैं, BLFC मोटर जो उसके ऊपर लगती है, जो बैटरी लगती है, वो यहाँ नहीं मिलती। तो उसको कहाँ से सोर्स किया जाए कि कम रेट पर हमें मोटर्स मिले, कम रेट पर हमें बैटरी मिले। जो मेन प्रॉब्लम हमने देखी है जो हमारे पास आती है ज़्यादातर, वो ये आती है कि लोगों को ना, जो भी हमारे मैन्युफैक्चर हैं, चाहे वो 2 व्हीलर बना रहे हैं, चाहे 3 व्हीलर बना रहे हैं, चार्जर बना रहे हैं, उनको ना गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं ना उनको पता नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट बहुत सारी अच्छी स्कीमें, इवन दैट MSME, बहुत सारे कम रेट पर इंटरेस्ट पे लोन देना। और लोग अगर इंडिया में फुली प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उनके लिए इंसेंटिव, और उनको सब्सिडी कैसे मिलेगी, कैसे सब्सिडी के लिए अप्लाई करना है, किस लेवल पे आपको परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव मिलेगा, ये सारे स्कीम के बारे में पता नहीं हो। तो हम रेगुलर वर्कशॉप और छोटी छोटी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, जहाँ पर हम लोगों को ये बताते हैं कि आप कैसे ऑनलाइन जाकर कैसे इजी तरीके से इनको अप्लाई करेंगे, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, उसको अप्लाई करके आप इन चीज़ों को ईजिली पा सकते हैं, कैसे आपको फिनांस कम रेट पे मिलेगा, मिनिस्ट्री की स्कीम का कैसे आप बेनिफिट उठाएंगे। तो इस तरह, और कहाँ से आप कम रेट पर रॉ मटेरियल ले सकते हैं, आउटसोर्सिंग कहाँ से कर सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम उनको गाइड करते हैं। और उनके जो मैन पावर है, क्योंकि ईवी में रेडीमेड मैन पावर तो है नहीं, किसी को पहले से एक्सपीरियंस हो नहीं कि इस फील्ड में एक्सपीरियंस एम्प्लॉय मिल जाएगा, तो उनको गाइड भी हम करने का काम करते हैं। जो नए लोग आते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे हैं, ITI डिप्लोमा करते हैं, उनको ट्रेनिंग भी देते हैं कि कैसे आप उसमें एक एक्सपर्ट राय देकर, अपने एक एक्सपर्ट अनुभव के थ्रू आप अपना एक अच्छा प्रोडक्शन कर सकते हैं और एक अच्छा प्रोडक्ट लो कॉस्ट में बना सकते हैं। सर, आपकी एसोसिएशन बेहद ही खूबसूरत काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें इतनी इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद।